तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन तुम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते होगे जब भी कोई ऐप खोलते होगे, ठीक है। कोई भी सर्विस यूज करने के लिए जब भी किसी ऐप पर जाते हो, किसी वेबसाइट पे, किसी मोबाइल ऐप पे, कुछ भी तुम एक्सेस करना चाहते हो किसी की सर्विस, तो सबसे पहले जाते हो, क्या देखते हो? एक लॉगिन पेज देखते हो, साइन अप पेज देखते हो, वहां पे जाके अपनी डिटेल्स डालते हो। साइन अप करने के लिए अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड क्रिएट करते हो, ठीक है। साइन इन करने के लिए ऑब्वियसली ईमेल पासवर्ड डालते हो। तो और जो भी फिर उसके बाद जैसे ही तुम एंटर करते हो तो उसके बीच में काफी सारे सर्वर एक्शंस होते हैं, जैसे मतलब क्लाइंट से सर्वर तक कुछ कुछ रिक्वेस्ट जाती है, कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है। तो इन सबको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसको हम एक तरह से ऑथेंटिकेशन फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होता क्या है? तो हाई लेवल ऑथेंटिकेशन का मतलब अभी के लिए समझ लो कि हु आर यू, मतलब ऑथेंटिकेशन ये बताता है कि आप कौन हो। मतलब किसी भी सर्विस को जब तुम यूज करोगे तो उसके लिए तुम्हें पहले कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अब वो आइडेंटिटी तुम किसी भी चीज के जरिए कर सकते हो, जैसे कि ईमेल के जरिए कर सकते हो, फोन नंबर के जरिए कर सकते हो, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी क्या बताती है? वो आइडेंटिटी वो उस सर्विस ओनर को ये बताती है कि हु आर यू। समझ रहे हो? अब किसी भी कंटेक्स्ट में तुम ये समझ सकते हो जैसे कि एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ही मान लो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। एक ही विंडोज है मान लो, उसमें मल्टीपल यूजर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जब तुम खोलते हो तो सबसे पहले पासवर्ड मांगता है ना। पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मांगता है तब जब तुम पासवर्ड उसमें सही डाल दो तभी वो फोन ओपन होता है। समझ रहे हो? और वो फोन तुमने सही पासवर्ड डाल के ओपन कर दिया, इसका मतलब तुम उसको पासवर्ड फोन को क्या बताना चाह रहे हो कि मेरी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है, मेरे को कुछ समथिंग यू नो। समझ रहे हो? या फिर कोई भी ऐप हो सकता है। और फिर ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन बेसिकली कि किसी भी सर्विस में तुम उस उसमें से क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हो, मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। समझ रहे हो? क्या हो सकता है कि तुम सिर्फ तुम्हारे पास रीड करने की परमिशन हो, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे पास सिर्फ राइट करने की परमिशन हो। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का ना मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, तो चीजें ना काफी आसान रहेंगी। तो एकदम पुराने समय में क्या होता था कि हाँ, तो एकदम पुराने समय में क्या होता था, ऑथेंटिकेशन जो था ना मतलब एक तरह से आइडेंटिटी के उसमें होता था, आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से होता था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी गांव है, मतलब मैं बहुत पुराने टाइम की बता रहा हूँ कि मतलब इसका ओरिजिन कैसे हो, ठीक है। मान लो कोई भी गांव है तो वहां पे दो लोगों को डील करनी है, तो वो डील कैसे करेंगे? तो हो सकता है कि गांव में कोई ऐसा कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, मतलब समझ रहे हो, कोई एल्डर हो जो आके बीच में डील करवाए। समझ रहे हो? तो इससे क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि ये जो भी हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं वो एक ट्रस्ट के ह्यूमन कंटेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा आए और तुमको किसी से डील करनी है, ठीक है। तो वो आके क्या करेगा? बेसिक हैंडशेक करेगा अभी के लिए मान लो। तो उससे वो क्या जताना चाहेगा कि हाँ, तो उससे वो क्या जताना चाहेगा कि भाई ये जो भी हम कुछ भी मान लो कुछ चीजों का एक्सचेंज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों को एक्सचेंज कर लिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। समझ रहे हो? तो ये एकदम पुराने समय में ऐसे तरह का ऑथेंटिकेशन तुम मान सकते हो। इस ये एक तरह का इम्प्लिसिट ऑथेंटिकेशन समझ सकते हो। इम्प्लिसिट मतलब कि जो इम्प्लिसिट मतलब कोई जो सब्जेक्टिव हो। समझ रहे हो?
और इस वाले में ये थी कि अब मान लो कि तुमको वही चीज, अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको एक ही जगह रहना है, अब तुम्हें क्या पता कि कहीं और जाके तुम्हें कुछ डील करवानी हो, तो इस चीज के लिए ये वाला ये सिस्टम स्केलेबल नहीं था। तो टाइम के साथ हम मिडिवल पीरियड में आए और उसमें आके हमने एक एक्सप्लिसिट ऑथ का डिफाइन करा, मतलब बनाया, ठीक है, उसका जरिया। तो उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने सील्स बनाई। सील समझते हो? पुराने टाइम में थप्पा मारते थे ना, कि बेसिकली कोई भी लेटर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो उस पे अगर मेरे देश का ठप्पा है, उसमें समझ रहे हो, स्टैम्प है, तो मैं वो चीज ऑथराइज हो गई कि हाँ भाई, वो चीज मेरे से रिलेटेड है, वो मेरी आइडेंटिटी को शो करती है। समझ में आ रहा है? वो मेरी आइडेंटिटी को शो करती है, ठीक है। लेकिन ये चीज स्केलेबल तो हो गई। अब मैं ऐसे कर सकता था कि मैं मल्टीपल चीजों पे अपना सील लगाकर वो भेज सकूं और ऑथेंटिकेट कर सकूं खुद को, ठीक है। लेकिन अब इसमें फॉर्जरी का ना बहुत बड़ा रिस्क था। फॉर्जरी समझते हो? कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं, अब किसी के पास मेरी कॉपी, मैंने किसी पे थप्पा लगा दिया, अब उसके पास एग्जैक्ट कॉपी है मेरे सील की, ठीक है, तो वो कॉपी कर लेगा आराम से, ठीक है। और फिर उस वो मेरी एक तरह से उसने आइडेंटिटी ही कॉपी कर ली। समझ में आ रहा है? तो फिर, और ये कहीं ना कहीं एक आइडिया पे बेस्ड था, जो है समथिंग यू हैव। समझ रहे हो? मतलब ये ऑथेंटिकेट करने का ऐसा तरीका था कि तुम्हारे पास अगर कुछ होगा तो इसका मतलब तुम वही बंदे हो जो होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे कि तुमने कई मूवीज में देखा होगा कि एजेंट्स या फिर कोई डिटेक्टिव क्या करता है, एक बंदा दूसरे बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है। अगर तुमने डिटेक्टिव मूवीज थोड़ी बहुत देखी हो तो, कि आधा 500 का नोट फाड़ के, मतलब आधा कोई भी नोट फाड़ के वो ले जाता है, और अगर दोनों के नोट सेम हो गए तो एक तरह से वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ, ये बंदा वही है, ठीक है। तो ये एक तरह से वैसा ही है आइडिया, कि समथिंग यू हैव। लेकिन इसमें सबसे पहली बात, ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन था, ठीक है। और इसमें फोर्जरी का ना बहुत चांसेस थे। तो इसके बाद क्या हुआ, ये स्केलेबल तो बन गया, पर इसमें सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम इसको इससे मूव ऑन करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर जो भी है, वो काफी तेजी से डेवलप होना चालू कर दिए, ठीक है। और जब वो काफी तेजी से डेवलप हुए तो हमने एक नया सिस्टम निकाला। वो होता है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ समझते हो? टेलीग्राफ मतलब टेलीफोनिक, मतलब मॉर्स कोड जानते हो? जैसे कि एक मेरे पास ना, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है, वो मैं एक डिवाइस किसी वायर से, एक डिवाइस ना दूसरे डिवाइस से वायर से कनेक्ट होता है कहीं पे। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, एक डिवाइस यहाँ पर है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक ना कोई सिग्नल भेजना है, तो अब मैं इसमें टेलीग्राफ की मदद से ना ये सिग्नल भेज सकता हूँ। अब मेरे पास एक बेसिकली एक मशीन होगी जो यहाँ से यहाँ तक कोई भी कोड भेजने में मदद करेगी। जैसे एक मॉर्स कोड करके एक होता है, कि मतलब उसमें हम स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को भेजते हैं एक से सिग्नल के रूप में, ठीक है। तो फिर थोड़ा जब हमने, सॉरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम टेलीग्राफ से कम्युनिकेशन होने लग गया, ठीक है। और इसी के दौरान काफी क्या बोलते हैं, इन्हेंसमेंट भी हुई। जैसे कि शुरुआत में अगर जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई सब्जेक्ट में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ोगे, ठीक है, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस किस तरह के होते थे। तो उसमें क्या होता था कि पहले हम
बैच में प्रोसेसेस हैंडल करते थे। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है बेसिकली, ठीक है। एक कंप्यूटर है। और मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर में को अब एक बार में ये ना 10 चीजें नहीं हैंडल कर सकता। अब मैं मेरे को कुछ चीज इसमें प्रोसेस करनी पड़ेगी ना। तो कैसे कैसे होगी, मैं पहली बात उसको पेपर पे लिखूंगा, ठीक है। पेपर पे लिख के, और बेसिकली पुराने टाइम में तो ये सब होता भी नहीं था। मतलब लैपटॉप्स तो बहुत मॉडर्न टाइम में आए हैं, कंप्यूटर्स भी बहुत मॉडर्न टाइम में आए हैं। उससे पहले कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब कैसे काम करते थे, प्रोसेसिंग जो हम करते थे कंप्यूटर्स के उससे कैसे करते थे, वो बेसिकली प्रिंटर्स पेपर पे हम कोड लिख के, ठीक है, ये सब करते थे। और उसको ना मतलब बैचेस में भेजते थे, मतलब एक साथ बहुत सारे कोड भेज दिए, और फिर ऑपरेटर होता था एक जो सिस्टम हैंडल करता है, उस ऑपरेटर के पास जाते थे और बोलते थे भाई हमें ये प्रोसेस करना है। अब मेरा नंबर पता नहीं कब आए, एक दिन में आए, 2 दिन में आए, कब एक घंटे में आए, क्या पता, ठीक है। तो उस तरह से हम कुछ भी यूज करते थे, तो कुछ भी प्रोसेस करते थे। तो उसके बाद एमआईटी में क्या हुआ, एमआईटी में उस टाइम के रिसर्चर्स ने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जिससे वो जिसको बोलते थे वो सीटीएसएस। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे लिखा भी है, ये 1964 की बात है, ठीक है। तो तब के रिसर्चर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो टाइम शेयरिंग कर सके रियल टाइम में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम कंप्यूटर एक ही है, कंप्यूटर मशीन एक ही है, पर उसको ना मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। वो मल्टीपल लोग कैसे यूज करेंगे बताओ। अब मल्टीपल लोग खुद को आइडेंटिफाई करके यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब बेसिकली ना, इंस्टेड ऑफ मैं अपना एक कंप्यूटर का एक्सेस किसी आईडी और पासवर्ड के जरिए सबको बांटने की बजाय, मैं ना अब उसमें स्पेसिफिक यूजर्स बना दूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक यूजर्स बना दूंगा, और फिर अलग अलग यूजर को, मेरे को फिर वो सेम आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है। और फिर वो सेम सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकेंगे। और उस टाइम में एक इसमें वल्नरेबिलिटी भी एक पाई गई थी, कि क्योंकि मैंने बताया कि हम जितना भी काम करते थे वो सारा प्रिंटर और इसके पंच कार्ड्स के जरिए करते थे। पंच कार्ड बेसिकली तुम समझ सकते हो, पेपर पे ही हम कोड लिख के एक तरह से, ठीक है। तो उसमें वो प्लेन टेक्स्ट में हम सारे पासवर्ड स्टोर करते थे। तो क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में करते थे स्टोर, तो वो एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी पता चली हमें टाइम के साथ, कि ऐसे ऐसे करेंगे तो कहीं भी अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हमारा डाटा लीक है और सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा है। और ये कहीं फाउंडेशन बनता है कि हम आज के टाइम में कुछ भी पासवर्ड सेव करते हैं कहीं भी, तो उसको हैश करके करते हैं। हैश का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जब भी पासवर्ड सेव करते हैं तो उसको किसी यूनिक यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स में इनकोड कर देते हैं, ठीक है। अब किसी भी एल्गोरिथम के जरिए, समझ में आ रहा है। तो उसको कभी भी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करते। तो ठीक है। अब फिर जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया, तो फिर हमने काफी सारी एडवांसमेंट्स की, जैसे कि आसिमेट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। अब सॉरी, आसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अब दो तुम्हारे पास ना एक मीडियम है जो अनट्रस्टेड है, मतलब जो जिस पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो तुम्हारे उससे ज्यादा फेमिलियर नहीं है, मतलब तुम्हारे पास उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मॉनिटरिंग नहीं है। तो अब उस सिस्टम पे उस मीडियम पे सॉरी, तुम्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो तुम किस तरह करोगे। तो उसमें ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम काम आता है, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे। और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के टाइम में पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे टेलीग्राम भी वो यूज करता है। अब उसमें क्या होता है बेसिकली, एक बंदे के पास पब्लिक की होती है, एक बंदे के पास प्राइवेट की होती है। ये सब वैसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो और ये सब चीजें आजकल के मॉडर्न जितना भी यूज होता है ना,
आर्किटेक्चर जो बनता है वो इन सब चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई है। उसके बाद ये सब सिस्टम जो थे वो भी क्या बोलते हैं, स्केलेबिलिटी इशू आ रहा था। अब वो स्केलेबिलिटी इशू कैसे आ रहा था कि हमारे पास अब टाइम के साथ ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, इतने सारे सिस्टम्स हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल जो फेमिलियर है टेक्नोलॉजी से वो बढ़ रहे थे टाइम के साथ, ठीक है। तो अब इतने सारे लोग जब आ जाएंगे तो उसमें कोई बंदा ऐसा भी होगा कि आके वो कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। वो करेगा तो उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढेगा, ठीक है। तो इसके साथ हम काफी सारी चीजें और इन्हेंसमेंट करनी पड़ गई, जैसे कि हमें इसी टाइम पे एमएफए लॉन्च हुआ, ठीक है। मतलब एमएफए का आइडिया आया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे अभी शुरुआत में हम क्या करते थे, ऑथेंटिकेशन के क्या आइडियाज थे। समथिंग यू हैव, मतलब कुछ तुम्हारे पास कुछ होगा तो उससे तुम आइडेंटिफाई हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमको हमारे पास कुछ कोड होगा, ठीक है। तो हमारा आइडिया थोड़ा समथिंग यू हैव से चेंज हो गया समथिंग यू नो, ठीक है। कि मेरे पास कोई कोड होगा तो मेरे को आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। वो मेरी आइडेंटिटी का प्रूफ बन जाएगा। फिर टाइम के साथ जैसे ही हमें इन सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी तो हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करा, ठीक है। आइडिया आया कहीं कहीं ना कहीं से। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम का एक फैक्टर की जगह काफी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि समथिंग यू नो, ठीक है। कि तुम्हारे कुछ पासवर्ड हो गया, कोई भी रैंडम, सॉरी रैंडम नहीं, कोई भी कोड हो गया, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। या फिर ओटीपी को अभी के टाइम में अगर एग्जांपल लोगे तो, ठीक है, क्योंकि सील तो तुम ऑब्वियसली अब कहाँ ही। तो समथिंग यू हैव, इस तुम्हारे पास कोई ओटीपी होगा तो उससे तुम्हारा आराम से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और समथिंग यू आर, अब समथिंग यू आर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा के अपने मोबाइल डिवाइस पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये मैं ही हूँ, समझ रहे हो। तो एमएफए का आइडेंटिफाइंग वही से यहाँ से आया, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे मोबाइल मोबाइल क्लाउड बढ़ा, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम शिफ्ट हुए और मोबाइल एप्स आने लग गए और एपीआईज का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें हमें और स्केलेबिलिटी इशू आने लग गए, ठीक है। और ज्यादा सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी प्रॉन हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो इसके लिए हमने काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस की। तो इसमें बेसिकली तीन चार चीजें हैं, ठीक है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि, और इससे पहले हम कौन कौन से आर्किटेक्चर पढ़ेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे ओऑथ 2.0, मतलब इन सबका हाई लेवल आइडिया लेंगे कि ये काम कैसे करती हैं चीजें, ठीक है। और जैसे ओऑथ 2.0, जैसे कि तुम अभी अपना लॉग इन विद गूगल करते हो ना, लॉग इन विथ गूगल, लॉग इन विथ गिटहब, लॉग इन विथ एनीथिंग, ठीक है। तो करते हो तो वो ओ और 2.0 से ही होता है। और जे डब्ल्यू टी बेसिकली कुछ भी तुम ऐप ऐप करते हो, ऐप यूज करते हो, तो उसमें जे डब्ल्यू टी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है बहुत बार, ठीक है। और जीरो ट्रस्ट ऑथ, पासवर्ड लेस ऑथ, ये भी दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का आर्किटेक्चर है। और ये सारे आर्किटेक्चर ये करेंटली एग्जिस्ट करते हैं और यूसेज में हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी पता है कुछ कुछ ये ऐसे मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं एक्सप्लोरेशन के डाल रखा है। ये पढ़ना पढ़ो तो भी ठीक है, जैसे फ्यूचर में कौन कौन से पोटेंशियल आर्किटेक्चर हैं जो आएंगे उभर कर। तो पहला है डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी हो सकता है कि मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू तुम लोगों को आइडेंटिटी प्रोवाइड करो, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स की मतलब कि तुम किसी कोई भी यूजर ऐप यूज कर रहा है तो उसके बिहेवियर को तुम थोड़ा एनालाइज करो, उससे तुम आइडेंटिफाई करो कि ये कौन है। और उसके बाद फिर एक और चीज है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स। तो इसमें क्या है कि अभी के टाइम पे ना हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम है, ठीक है।
तो काफी सारी हैशिंग टेक्निक्स है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है। अब वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स जो अभी के टाइम के लिए तो स्ट्रांग है, पर जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर कैपेबल होता जाएगा ना, मतलब ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, तो वो सारी चीजों को क्रैक करना टाइम के साथ ना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बेसिकली तब यूज होगा जब क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो इनफ कॉमन हो जाएंगे पीपल के लिए, मतलब लोगों के लिए, समझ रहे हो। तो उसके लिए अभी काफी काफी तो नहीं, मतलब शायद एक दो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं, तुम उसको थोड़ा ऑनलाइन रीड कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें बेसिकली इंटरेस्ट के लिए मैंने डाली है। तो हाँ, तो मेन चीजों पे आते हैं। तो हमें तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आगे आगे का पढ़ने से पहले तो उससे सबसे पहला है सेशन। तो सेशन होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीड करो, व्हेन द इंटरनेट इमर्ज्ड वी यूज द प्रोटोकॉल एचटीटीपी टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इन द अर्लियर डेज देयर वर ओनली स्टैटिक साइट्स। ठीक है, इसका मतलब मैं समझा दूं, देखो। हम सबसे पहले जैसे इंटरनेट इमर्ज हुआ, तो क्या क्या हम उसको कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते थे। सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल आया, एचटीटीपी आया। अब हम जिस एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते थे वो वो बाय नेचर कैसा है, बाय नेचर है वो स्टेटलेस, याद है ना। और लेकिन शुरुआत के दिनों लेकिन हाँ, इसको आगे देखेंगे। लेकिन शुरुआत के दिनों में जो वेब पेजेस होते थे ना, वो स्टैटिक होते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि इंटरनेट को जब तुम इमरजेंस देखोगे काफी टाइम पहले, तो ये बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों को ना, मतलब रिसर्चर्स को रिसर्च पेपर्स ना एक जगह से दूसरी जगह भेजने थे, या फिर ऐसा मतलब एक सेंट्रल डायरेक्टरी बनानी थी कि जिसकी मदद से हम कहीं भी बैठ के वो कोई भी फाइल रिसर्च पेपर ढूंढ सके, पढ़ सके, समझ रहे हो। तो उस टाइम में इंटरनेट कुछ ऐसा होता था कि कोई भी वेब पेज खुलता और उसके बाद उस पे कुछ भी इंफॉर्मेशन होती, तुम उसको रीड करते खत्म, ना कोई ऑथेंटिकेशन, ना ऑथराइजेशन, ना कुछ फीचर, कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ टेक्नोलॉजी थोड़ी उभरी, ठीक है। तो उसके बाद डायनेमिक वेब पेजेस आने लग गए, पूरे वेब एप्लीकेशन आने लग गई फुल स्टैक की, जिसमें तुम डाटाबेस सब, मतलब सब इंटीग्रेटेड होगा और तुम उसको फुल फ्लेज एप्लीकेशन के उससे यूज कर सको, ठीक है, काफी सारे फीचर्स के साथ। तो इसमें क्या हुआ, अब मेरे को जब तक स्टैटिक वेब पेज थे, मतलब सिंगल पेजेस थे, ठीक है, अभी के लिए ऐसा मान लो सिंगल पेजेस थे, तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी। मेरे को क्या ऑथेंटिकेट, क्या ऑथराइज, मेरे को उसमें क्या ज्यादा डिटेल्स है भी नहीं, ना मैं किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमारे पास हम लोगों की इन्फॉर्मेशन भी लेने लग गए, ठीक है। और उनके लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम काफी सारी चीजें इंटीग्रेट करने लग गए, ठीक है। तो अब हम जब किसी की भी इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ी जिम्मेदारी आ जाती है उनके इन्फॉर्मेशन की, कि भाई वो उस बंदे ने मेरे को ट्रस्ट करा है, तो अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन कम से कम ऐसे रखूं कि ये कहीं मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा ना जान पाए। समझ में आ रहा है। तो टाइम के साथ में फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का थोड़ा सा आया। तो अब एचटीटीपी जो है वो तो बाय नेचर स्टेटलेस है, ठीक है। अब मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, आज के टाइम में फ्लिपकार्ट पे मेरे को कोई कोई भी यूजर है, कोई भी अगर यूजर है, तो उसका ना मेरे को क्या बोलते हैं, अब यूजर आके वेब पे फ्लिपकार्ट पे ना अपने ऐड टू कार्ट में कुछ प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट है अपने कार्ट में ऐड करे जा रहा है, करे जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं उसका ट्रैक कैसे रखूंगा, ठीक है, क्योंकि हाई ट्रैफिक जब आता है एकदम से, तो ऐसा हो सकता है कि चीजें लोकली स्टोर ना हो। समझ में आ रहा है, चीजें लोकली स्टोर ना हो, और लोकली स्टोर हो भी गई तो उसको परसिस्ट, तुम क्लाइंट के ब्राउजर में, क्लाइंट के डिवाइस पे हमेशा कोई भी चीज हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें ना हमें क्या करना पड़ गया कि हमें ना सेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ गया। अब इस सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इस सेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम
अपने यूजर का हमारी एप्लीकेशन पर यूसेज ट्रैक करेंगे। अब वो यूसेज कुछ भी हो सकता है। अब वो यूसेज किसी, तुम इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहे हो, तुम उसमें क्या सर्च कर रहे हो, किसी को कैसे क्या मैसेज भेज रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है। वो एक चीज वो ट्रैक हो सकती है, ठीक है, तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन। या फिर फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, अमेजोन पे जा रहे हो, वहां पे ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, कुछ किस तरह के प्रोडक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, किस प्राइस रेंज में कर रहे हो, ठीक है, ये सब ऐड कर सकते हो अपने कार्ट में। वो चीजें ट्रैक करनी है सर्वर को। अब जब सर्वर को ट्रैक करनी है, क्योंकि बाय नेचर एचटीटीपी जो है स्टेटलेस था, तो ये करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो इसमें हम क्या इसने इसमें ना हमने क्या करा, सेशन को लाया। और a session is basically provided a way to establish temporary server side context for each user। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्वर को, मतलब सेशन जो है ना, सर्वर को ऐसा तरीका देता ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है कि जिससे वो यूजर का इंटरेक्शन, ठीक है, यूजर का इंटरेक्शन और उसका कंटेक्स्ट अगर बेसिकली समझते हो, बेसिकली किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में, ये कंटेक्स्ट को तुम ऐसे समझ सकते हो। हाँ, तो मतलब सर्वर को ना ये कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है किसी भी यूजर का, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इससे हमारे सेशन से ना हमारे पास अब एक तरीका तो सर्वर को मिल गया कि हम जो भी यूजर क्लाइंट साइड पे कुछ भी इंटरेक्शन करेगा वेब ऐप के साथ या मोबाइल ऐप के साथ, किसी भी ऐप के साथ, तो हम उस इंटरेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है? तो जैसे जैसे कि मान लो, अ, ये काम कैसे करता है, हाँ, तो क्योंकि हमारे पास मेमोरी है नहीं, इसका मतलब ये है कि हम सर्वर पे बेसिकली, सॉरी, एचटीटीपी पे बाय नेचर कुछ भी स्टेट परसिस्ट नहीं कर सकते। हर हर रिक्वेस्ट के साथ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी सर्वर को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होगी, वो आएगी। कोई भी रिक्वेस्ट पास्ट इंटरेक्शन, मतलब एचटीटीपी पास्ट इंटरेक्शन कभी भी स्टोर करके नहीं रखता, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या अब कि अब हमें जरूरत थी मेमोरी की, तो हमने अब मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन ना दो तरीके से करते हैं बेसिकली यहाँ पे। अब हम यहाँ तो डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं या किसी सर्वर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभी वो वाला हिस्सा रहने दो। अभी इसका हम ये समझते हैं कि बेसिकली हाई लेवल काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वर, कोई भी यूजर जब आता है किसी भी मोबाइल ऐप पे, किसी भी ऐप पे, तो क्या होता है? कोई भी यूजर जब आता है किसी भी ऐप पे, तो क्या होता है? तो सबसे पहले वो अपनी ईमेल पासवर्ड को डालता है, ठीक है। और जब वो ये छोड़, जब भी कोई वो ईमेल पासवर्ड डालेगा, तो ईमेल पासवर्ड डालने के बाद सबसे पहले पता है क्या जनरेट होता है? सबसे सबसे पहले जनरेट होता है सेशन आईडी। क्यों सेशन आईडी क्यों जनरेट होती है? और ये सेशन आईडी होती क्या है? सेशन आईडी बेसिकली हम किसी भी एल्गोरिथम की मदद से ना एक यूनिक की जनरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कोई भी ना यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, जिससे हम अ, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो हाँ भाई, अब सेशन आईडी जनरेट हो गई, ठीक है। अब सेशन आईडी के साथ हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं? अब सेशन आईडी के साथ तुम अपने आर्किटेक्चर ऐप के हिसाब से कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूं, तो उसमें ऐड टू कार्ट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तुमने किस किस रेंज के प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे हैं, समझ में आ रहा है? या फिर तुम अगर किसी फ्लिपकार्ट पे जब भी जाते हो कुछ सर्च करते हो, तो फिल्टर्स का ऑप्शन आता है ना, फिल्टर्स पे तुमने क्या क्या फिल्टर लगा सकते हैं, समझ रहे हो? और तो इस सेशन के साथ तुम काफी सारी चीजें
स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो। अब जैसे ये सेशन सर्वर पे बन गया, ठीक है, अब तक हम सर्वर पे ही है यहाँ पे। तो जैसे ये सेशन आईडी बन गई, अब हम इस सेशन आईडी को ना क्लाइंट को भेज देंगे। ठीक है, क्लाइंट को भेज देंगे। क्लाइंट को कैसे भेजेंगे? क्लाइंट को एज अ कुकी भेजेंगे। ठीक है, अब क्लाइंट को जब हम एज अ कुकी भेजेंगे तो क्या होगा? ये सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट के पास जाएगी और वो ब्राउजर में स्टोर हो जाएगी एज अ कुकी। ठीक है, कुकी क्या होता है? कुकी बेसिकली स्मॉल पीस। ठीक है ना? तो ठीक है, चलो। अब हमने ये क्लाइंट में जाके इस इसको सेशन आईडी को और जो भी इंफॉर्मेशन थी, कुकीज थी, उसको एज अ कुकी जाके हमने क्लाइंट में मतलब क्लाइंट यहाँ पे ब्राउजर हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल ऐप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्लाइंट में जाके स्टोर करवा दिया। अब जैसे ही क्लाइंट में स्टोर करवाया तो अब पता है क्या होगा? अब फ्यूचर में मैं कुछ भी रिक्वेस्ट भेजूंगा। मतलब किसी कुछ भी फ्यूचर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो उस फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ ना सेशन आईडी भी जाएगी। समझ रहे हो? अब ये सेशन आईडी जब जाएगी तो सेशन आईडी सर्वर के पास जाएगी, तो उससे सर्वर क्या पता लगा पाएगा कि हाँ भाई, मतलब बेसिकली समझ रहे हो क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई भी यहाँ पे एक यूजर यूजर जो है ऐप पे आया, ऐप पे आके उसने ईमेल पासवर्ड डाला। ईमेल पासवर्ड जो है वो सर्वर पे जाएगा। सर्वर पे जाके सबसे पहले सर्वर क्या करेगा? एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा। सेशन आईडी के साथ वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, जो भी इंटरेक्शन वो स्टोर करना चाहता है, वो उस सेशन आईडी के साथ उसको स्टोर कर देगा, सॉरी उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इन जब जैसी ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, सेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी, तो इसके साथ ये इसको एज अ कुकी क्लाइंट को वापस भेज देगा। और जैसे ही क्लाइंट को भेज देगा, क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट ना इसको अपने ब्राउजर में अपने लोकल सिस्टम पे स्टोर कर लेगा। और फिर उसके बाद क्लाइंट जो भी फ्यूचर रिक्वेस्ट भेजेगा, उस फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ ही सेशन आईडी भी साथ जाएगी। और इससे जैसी सेशन आईडी साथ जाएगी तो एक तरह से ना कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया उनका। ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया। तो अब वो क्या कर सकते हैं? अब ना हर फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ वो यूजर का इंटरेक्शन ऐप के साथ ट्रैक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कि जैसे कि मान लो मेरी सेशन आई, जैसे ही मैंने लॉग इन करा तो मेरी एक सेशन आईडी क्रिएट हो गई। जैसे कि मान लो मैं फ्लिपकार्ट पे हूँ। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे हूँ, जैसे कि मैंने लॉग इन करा, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा तो मान लो सबसे पहले सेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी सर्वर पे मेरे को यहाँ पे भेजेगा सेशन आईडी, और मैं इसको ब्राउजर में सेव कर लूंगा। ब्राउजर में फिर जैसे ही मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी मोबाइल 5G मोबाइल मान लो मैंने सर्च करा, तो जैसे ही मैंने 5G मोबाइल सर्च करा ना, तो इसके बाद दोबारा से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। क्योंकि भाई मेरे को इसको सारे 5G मोबाइल्स का डाटा मेरे को यहाँ पे लाके स्क्रीन पे दिखाना है ना। अब जैसे ही स्क्रीन पे ये जाके स्क्रीन पे दिखाने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, तो सर्वर के साथ सॉरी उस रिक्वेस्ट के साथ सेशन आईडी भी जाएगी। उस सेशन आईडी में बेसिकली वो ये बातें स्टोर होंगी कि हाँ मैंने क्या सर्च करा, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस क्या है। अब मान लो यहाँ पे मैं ना कोई फिल्टर लगा देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने प्राइस लो टू हाई कर दिया, या फिर पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट करा। ठीक है, या फिर मान लो मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का फोन ही फेच करना, फोन की डिटेल्स फेच करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फिल्टर मार दिया। अब मैंने फिल्टर जैसे यहाँ मारा तो अब मेरी सेशन आईडी के साथ क्या क्या रिक्वेस्ट जाएगी? एक तो रिक्वेस्ट जाएगी मेरा 5G मोबाइल की क्वेरी। ठीक है, कि भाई यूजर जो है 5G मोबाइल सर्च करना चाहता है। ठीक है, और उसके साथ जो मैंने फिल्टर डाला, अब वो फिल्टर क्या करेगा? वो फिल्टर सेशन आईडी के साथ क्या स्टोर करेगा? वो ये फिल्टर्स भी स्टोर करेगा। और इस फिल्टर में क्या स्टोर करेगा? ये ब्रांड की, मतलब मैं ये गूगल के ब्रांड का जितने भी मोबाइल थे वो सारे फेच कर दो। ठीक है, और वो सब चीजें वो एज अ कुकी भी ना ब्राउजर में सेव करके रखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर मान लो ये इसको ना हम एज अ कुकी सेव करके नहीं रखते, ठीक है, प्रेफरेंस को स्टोर करके नहीं रखते, तो जैसे ही मैं इसको क्या बोलते हैं एंटर करता ना,
तो मैं एंटर जैसे ही करता, वो क्वेरी तो जाती मेरे सर्वर पे, ठीक है, वो क्वेरी जाती मेरे सर्वर पे। लेकिन जैसे कि हाँ, एग्जाम्पल के लिए चलो, मेरे को बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख गया, देखो। अभी के लिए यहाँ पे देखना एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने 5G मोबाइल पहली बार सर्च मारा, ठीक है। यहाँ पे रैंडम कुछ भी फोन आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी फिल्टर चूज करके नहीं रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं गूगल सिलेक्ट कर लिया, अभी गूगल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ना दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, या फिर इसको ना दोबारा सर्च करता हूँ, तो देखो ये यहाँ से ना फिल्टर हट गया। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम्म, ये सेशन ट्रैक नहीं हुआ। ये सेशन ट्रैक क्यों नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे मैंने दोबारा से सर्च मारा 5G मोबाइल लिख के, तो यहाँ से वो फिल्टर जो मैंने पहले लगाया था वो अपने आप ही हट गया। वो सेशन ट्रैक नहीं हुआ। वो सेशन ट्रैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई मेरी कोई सेशन जनरेट ही नहीं हुआ है अभी तक। मैं ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे जाके बिना अकाउंट लॉगिन करे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और मान लो अगर मैं लॉगिन कर रखा होता और मेरी कोई भी सेशन आईडी जनरेट होती, सेशन आईडी जब जनरेट होती तो उसके साथ ना ये सारे फिल्टर्स भी ना, ये एज अ कुकी ब्राउजर में सेव करके रखते, ठीक है, सेशन आईडी के साथ। समझ में आ रहा है? और सेशन आईडी के साथ जैसे ही वो सेव करके रखते, तो मेरा फर्क नहीं पड़ता मैं इस क्वेरी को 100 बार रन करूं, 10 बार रन करूं, ठीक है, अगर मैं इसी वेब पेज पे हूँ। मैं फिर वो ये चीज, सॉरी, ये ब्रांड जो है, वो ब्रांड का फिल्टर है, वो परसिस्ट करके रखता। समझ रहे हो? वो मतलब स्टोर करके रखता। मेरे को जब भी मैं उसको वो करता, तो जाके गूगल का ही फोन वो दिखाते, मतलब उस स्पेसिफिक ब्रांड का ही, सिलेक्टेड स्पेसिफिक ब्रांड का ही फोन दिखाते। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ठीक है। और सेशन आईडी की भी ना एक एक्सपायरी डेट होती है, मतलब एक्सपायरी होता है कि भाई 15 मिनट के बाद ये चीज एक्सपायर कर देना, या फिर 24 घंटे तक एक्सपायर कर देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, अब लॉगिन जैसे ही करा, इसके बाद मैं, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे, क्या पता मैं कोई ऐसे सिस्टम पे जाकर मैंने लॉगिन कर दिया जो ना मेरा ट्रस्टेड नहीं है, पर मैं वहां से ना लॉग आउट करना भूल गया बाद में। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी फीचर ही होता है कि हर सेशन की ना एक एक्सपायरी होती है। वो एक्सपायरी के बाद वो अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद मेरे को दोबारा से जाके लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फिर अब हम ना, क्या बोलते हैं, अब ये सेशन आईडी भी कहीं हमें, चलो ये सेशन आईडी बन गई। अब ये सेशन आईडी को परसिस्ट करना है, ठीक है। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि ये सेशन आईडी जनरेट हुई, हमने क्लाइंट को भेज दिया। अब हम इस सेशन आईडी को ट्रैक कैसे करेंगे जब हमारे पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? क्योंकि एचटीटीपी स्टेटलेस होता है, तो जैसे ये जनरेट करके भेज देगा तो ये सेशन आईडी तो भूल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सेशन आईडी भूल जाएगा। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, इस सेशन आईडी को ना एक डीबी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एक डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इस डाटाबेस में हम सारी सेशन आईडी को स्टोर करके रखेंगे, सारे यूजर के सेशंस को स्टोर करके करके रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, जैसे कि मान लो अब मेरा कोई यूजर है, ठीक है, मेरा कोई यूजर है, मेरे को यूजर है, ऐप पर आया, ठीक है, उसने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद सेशन आईडी जनरेट हुआ। सेशन आईडी को ना हम फिर इस डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे इस डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको ना एज अ कुकी क्लाइंट को भेजेंगे। क्लाइंट फिर उसको सेव कर लेगा, और क्लाइंट जैसे सेव कर लेगा उसको हर फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा। चलो ठीक है। अब वो जैसे ही ये यूजर को मान लो मेरे ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने जनरेट कर लिया, सेशन आईडी जनरेट हो गई है। अब ना ये क्या करेगा, ये इसको ना कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, सर्च रिक्वेस्ट भेज रहा है मेरे मेरे ऐप पे। ये जैसी सर्च रिक्वेस्ट भेजेगा, ये पता है क्या करेगा? से, या फिर रुको एक,
हाँ, तो एक यूजर है वो मेरे ऐप पे आके सर्च रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो सर्च रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो साथ में क्या क्या भेजेगा? सेशन आईडी और कुकीज, ठीक है। वो सेशन आईडी और कुकीज साथ में भेजेगा। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। वो सेशन आईडी और कुकी जब साथ में भेजेगा तो सबसे पहले मेरी सर्वर पे आएगी। समझ में आ रहा है? और सर्वर पे जैसी आएगी तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर ना डाटाबेस में जाएगा सबसे पहले, ठीक है। डाटाबेस में जाएगा और सर्च मारेगा कि भाई ये जो सेशन आईडी जो अभी यूजर ने भेजी है, ये क्या डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है? अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो फिर क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि यूजर जो है अ, उसका सेशन टाइम आउट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, उसका सेशन एक्सपायर नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये इसके पास जाके सबसे पहले डाटाबेस में सर्च करेगा, मिल गया तो ठीक है, वरना फिर ये यूजर को क्या बोलेगा, मान लो अगर इसको नहीं मिला, मतलब सर्वर को डाटाबेस में ये सेशन आईडी मिली ही नहीं, ठीक है, या सेशन आईडी मिली और इसका ना एक्सपायरी हो गया, मतलब टाइम आउट हो गया, तो ये सर्वर ऐप को जाके भेजेगा कि भाई आपका सेशन जो है वो खत्म हो चुका है, आप दोबारा से लॉग इन करो। समझ में आ रहा है? और मान लो अगर सेशन आईडी मिल गई, सेशन आईडी अगर मिल गई तो फिर साथ में ये जो सर्च क्वेरी है ये आगे रन कर देगा। खत्म बात। समझ में आ रहा है? इतना सा है। ठीक है। तो इसके अलावा भी ना हम डाटाबेस के अलावा भी हम एक चीज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि क्योंकि ना डाटाबेस के ऑपरेशंस, मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशंस ना एट स्केल, मतलब जब हमारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हो जाते हैं तो एट स्केल थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो मुश्किल कैसे होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है एक टाइम का। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमने ना हमारा जो सिस्टम है वो हमने एक सर्वर की जगह काफी सारे सर्वर्स पे फैला रखा है। समझ में आ रहा है? लोड बैलेंस करने के लिए। तो हम अब डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में ये दिक्कत आती है कि इतनी सारी जगह सर्वर पे हमें सेशन ट्रैक करने हैं, ठीक है। अब इतने सारे सर्वर पे सेशन ट्रैक करने हैं तो अब उसको, क्योंकि हम ये सब स्टोर कर रहे हैं, ये सब स्टोर कर रहे हैं, तो ये सब ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, या फिर ये वाली बात छोड़ो वो, क्योंकि इन मेमोरी डीबी की बात आती है, अभी के लिए ये समझ लो कि ये परसिस्टेंट डाटाबेस है और ये थोड़ा सा ना स्लो होता है इन कंपैरिजन टू अगर मैं किसी और सर्वर पे ये सारी सेशन आईडी ट्राई स्टोर करूं और उससे फेच करूं। समझ रहे हो? क्योंकि तुम ही समझो ना कि एक एसएसडी और एक रैम, इन दोनों में से क्या फास्ट है? रैम फास्ट है। समझ में आ रहा है? रैम ज्यादा केपेबल है, वो चीजें कम टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, लेकिन वो ऑपरेशन जल्दी परफॉर्म करती है। और दूसरी तरफ कोई भी एसएसडी है वो चीजें लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रखती है, पर इन कंपैरिजन टू रैम वो थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। तो कोई भी हार्ड ड्राइव हो गई वो थोड़ी सी स्लो होती है। समझ में आ रहा है? अभी के लिए इतना समझ लो, जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तब मैं वो वाली बात बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया कि सेशन क्या होता है। सेशन क्या होता है बेसिकली, कोई भी यूजर का इंटरेक्शन क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन के साथ हम ट्रैक करते हैं सर्वर साइड पे। कैसे? सेशन आईडी क्रिएट करके, ठीक है। सेशन आईडी क्रिएट क्रिएट करके, ठीक है। और कुकी एज अ कुकी यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करके, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब दूसरी चीज होती है JWT, ठीक है। सेशन हो गया, अब JWT करते हैं तो क्या बोलते हैं JWT, वैसे ही वैसे ये 2007 के आसपास आया शायद, ठीक है। तो JWT होता क्या है वैसे? JWT बेसिकली जेसॉन वेब टोकन, ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म तुम जानना चाहो, ये जेसॉन वेब टोकन होता क्या है?
ये एक तरह का ना सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये बेसिकली हमें ना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हो गया, सिस्टम्स हो गए, इसका मतलब क्या है। मेरे को JWT समझाने के लिए स्टेटफुल आर्किटेक्चर भी समझाना पड़ेगा लगता है, लेकिन हाँ तो छोड़ो चलो। JWT से पहले हम एक चीज और देखते हैं जो मैं थोड़ा सा करने में ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि डाटाबेस में हम स्टोर करके रखते हैं और वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम मान लो, अब मैं ना एक हार्ड ड्राइव की जगह ना डाटा रैम में स्टोर करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए ना एक चीज होती है रेडिस करके, ठीक है। ये रेडिस क्या होता है, ये रेडिस बेसिकली इन मेमोरी डीबी होता है। इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का ऐसा डाटाबेस है जो मेमोरी के अंदर होता है, समझ में आ रहा है। ये तो फिर, और ये ना मतलब चीजें काफी, मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशंस काफी फास्ट कर देता है, समझ में आ रहा है, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल डाटाबेस। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम जितना भी यूजर्स है, अब उनका सेशन ट्रैक करना होगा, और उसको थोड़ा सा ना एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए हम सारी सेशन आईडी को ट्रैक करने के लिए हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे, उसको रैम में स्टोर कर देंगे। रैम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अब उसको इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सर्वर के अंदर ही इसको स्टोर करके, नहीं। रेडिस तुम एक तरह से अलग थोड़ा सा सर्वर मान सकते हो, ठीक है, अलग से इम्प्लीमेंटेड। तो उसके लिए सेशन सेशन ट्रैकिंग के लिए हम एक अलग से थोड़ा सर्वर बनाएंगे रेडिस की मदद से, ठीक है। तो और ये एक तरह का इन इन मेमोरी डीबी का काम करेगा। तो ठीक है, और ये सारी क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा सेशन आईडी और सेशन की, ठीक है। ठीक है चलो। अब जैसे हम ये सब ट्रैक कर रहे हैं, तो इससे हमारा बेसिकली ओवरऑल पता है क्या हुआ, ओवरऑल हमारा स्पीड और कंप्यूट फास्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास ना, मेरे को कुछ भी डाटा फेच करने के लिए मेरे को ना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि डाटाबेस लुकअप्स ना, मतलब डाटाबेस से कुछ भी खोजना, कुछ भी फेच करना, कुछ राइट करना थोड़ा सा ना स्लो होता है, समझ गए। हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जब हो गया, तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं, इतने सारी ताकि लोड बैलेंस हो सके। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हो गया, अब उसमें हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा एक रैम में स्टोर करके रखना, ठीक है, एक सर्वर पे स्टोर करके रखना, ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, समझ में आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉस्ट है। और ऑब्वियसली जब भी हम कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ भी किसी को सर्विस प्रोवाइड करने का देखते हैं, तो हम उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके, ऐसी ऐसा बनाते हैं, समझ रहे हो, इसी माइंडसेट से बनाते हैं। तो अब ऑब्वियसली रैम में जब स्टोर करेंगे तो इतना ज्यादा खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रैम सस्ती नहीं आती इन कंपैरिजन टू स्टोरेज, ठीक है, उसकी सप्लाई थोड़ी कम है, ठीक है। तो अब वो क्या करें, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, और हमें सेशन भी ट्रैक करना है, और हमें क्या बोलते हैं, सॉरी सेशन ट्रैक नहीं, हमें और यूजर को ऑथेंटिकेट भी करना है, और हमें बाकी चीज भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में फिर ये सब कैसे हैंडल करें, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि मान लो मेरे पास ना 10 सर्वर है। हाँ, अब मान लो ना मेरा एक ये मेन सर्वर है, ठीक है, एपीआई गेटवे मान सकते हो इसको, कि मतलब एक एंट्री पॉइंट है, या कोई भी मेन सर्वर है। अब इस इन सर्वर के, या फिर कोई प्रॉक्सी मान सकते हो इस वाले सर्वर को, ठीक है।
तो हाँ, अब मेरा जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, मैं ना लोड बैलेंस करने के लिए ना काफी सारे सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है। अब इन सारे सर्वर पे इन सारे सर्वर्स पे को एक रेडिस की मदद से इन मेमोरी डीबी बनाना, मतलब अब हमें मिलियंस ऑफ यूजर्स है, अब मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा इन सब में ट्रैक करना, समझ रहे हो? अब ऐसा है, इन सब में ट्रैक करना, अब हर सर्वर को मेरे को ना सेम तरह की इंफॉर्मेशन बार बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक ही मतलब एक ही सेशन, एक ही यूजर की सेशन की कॉपी हर सर्वर में रखनी पड़ेगी। अब तुम मान लो ये तो मतलब एक तरह का ब्लेंडर है। समझ में आ रहा है कि इतने सेम चीज तुम इतनी जगह स्टोर कर रहे हो, तुम्हारा कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब सॉरी, तो इस ये प्रॉब्लम ना मतलब काफी बड़ी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए JWT आया। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या क्या वेब एप्लीकेशन ग्रोन इनटू ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड स्टेटफुल सिस्टम्स। ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने बताया था नहीं, HTTP जो है वो स्टेटलेस आर्किटेक्चर है, स्टेटलेस है। तो उसको हम स्टेटफुल बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है, हमें स्टेट्स को परसिस्ट करके रखना है, स्टेट्स का ट्रैक करके रखना है, स्टेट को सेव करके रखना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटलेस का उल्टा स्टेटफुल। ठीक है। तो अब स्टेटफुल बनाने के लिए हमने उसको परसिस्ट करा। ठीक है। तो अब हम ये इसको ना स्टेटफुल आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो हाँ, तो जब हमारा जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटफुल आर्किटेक्चर में बदल गया और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हो गया, तो उसमें बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आने लग गई। ठीक है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली तुम्हें अगर रैम में कोई भी डाटा सेव करके रखना है तो उसकी लिमिटेशंस है वो। ठीक है। और लिमिटेशंस, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वो बहुत महंगा पड़ता है। और अगर वो चीज महंगी है तो तुम्हें कोशिश करनी है कि नहीं नहीं करो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना तुम्हारा मेन एम होता है किसी बिजनेस का। ठीक है, चलो। तो अब हम उसको ज्यादा देर तक इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, ठीक है, स्टेटफुल आर्किटेक्चर को। उसके लिए हमको थोड़ी मतलब ये सारी कॉस्ट वाला पार्ट देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ और सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलो। एक तो ये मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई, और दूसरा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मैंने बताया ना कि क्या बोलते हैं, हमें एक ही तरह का इंफॉर्मेशन अलग अलग सर्वर पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, सिंक्रोनाइजिंग द यूजर डाटा अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर और डिफरेंट सर्वर्स इन डिफरेंट रीजन इंट्रोड्यूस लेटेंसी। हाँ, एक चीज ये भी, जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही तरह का डाटा पहली बात इन सब में सेव करके हुए तो थोड़ा सा वो कॉपी टाइप है। चल वो भी एक बार को मान लो हम उसको थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब मान लो मेरे पास ना एक वर्ल्ड में 10, ये मान लो ये ये वाला सर्वर एशिया में है, ये अमेरिका में है, ये अफ्रीका में है, और ये है मान लो स्विट्जरलैंड। ठीक है। ये इतने सारे सर्वर है। ठीक है, चलो ठीक है। अब मेरे पास ना एक यहाँ पे यूजर आया कोई भी। अब मेरे पास ना यहाँ पे कोई भी यूजर आया। अब ये यूजर आके मेरे ऐप पे ना कुछ भी डाटा सर्च कर रहा है। ये मेरे ऐप को यूज कर रहा है। ठीक है, मान लो फ्लिपकार्ट है, इस पे आके ये यूजर कुछ भी आइटम सर्च कर रहा है, उसको ऐड टू कार्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ क्लाइंट साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलो। अब मेरे को इस पूरे इंटरेक्शन का ना ट्रैक रखना है। अब ट्रैक रखने का मेरे को तरीका तो पता है कि भाई मैं सेशन आईडी जनरेट करूंगा और उसको परसिस्ट करूंगा, या तो सर्वर पे या फिर डीबी में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अभी सर्वर पे कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मेरे को ये सब करना है। तो अब क्योंकि मेरा जो सर्वर है वो एक जगह तो है नहीं, समझ रहे हो, एक जगह तो सर्वर है नहीं। अब इन सारे सर्वर पे ये डाटा को क्या बोलते हैं, ये यूजर इंटरेक्शन को सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है
कि मतलब हर हर सर्वर पे ना सेम तरह का ही डाटा पहुंचे। मतलब ये यहाँ से मान लो इसने कुछ मान लो एक्स बटन क्लिक करा, ठीक है, इस यूजर ने इस ये एक्स बटन पे क्लिक करा, तो ये एक्स बटन का इंफॉर्मेशन मान लो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अब मैं इस एक्स बटन का इंफॉर्मेशन सॉरी इंटरेक्शन ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये मेरी ये सी वाली इंफॉर्मेशन मेरे को हर सर्वर पे देनी पड़ेगी, है ना। तो इसी को सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो हर सर्वर पे इक्वली और मतलब सेम इंफॉर्मेशन पहुंचे, समझ में आ रहा है, डाटा इंटीग्रिटी बनी रहे। तो अब ठीक है चलो, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारा लोड बैलेंस करना है, ये हम थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन अब मान लो किसी ये यूजर ना इंडिया में रहता है, ये इंडिया में रहता है, तो एशिया का सर्वर ना किसी रीजन की वजह से थोड़ा डाउन चला गया, ठीक है। अब ये जैसे ही डाउन चला गया, अब जैसे ही वो सर्वर चेंज करेगा, पहली बात सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। सिंक्रोनाइजेशन मान लो इसने थोड़ा सा ना कुछ वो परफॉर्म करा और ये ना इस सर्वर पे गया, इस सर्वर पे जब गया तो ये उसको स्टोर स्टोर नहीं कर पाया और उससे पहले ये डाउन हो गया। ठीक है चलो, ये वाला इंटरेक्शन तो हम लॉस कर दिया, तो लेकिन कोई नहीं। अब हम ना बाकी सर्वर पे देखेंगे, बाकी सर्वर पे जाएंगे, बाकी सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ, क्योंकि ये वाला सर्वर इसका प्राइमरी मतलब सबसे लोकेशन के नजदीक था, तो इसका सबसे पहले बनता है, क्योंकि ये फेल हो गया था, बाकी सर्वर की जिम्मेदारी है। अब बाकी सर्वर जब इसको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनका ना डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अमेरिका और ये एक यूजर जो इंडिया में है, इनका डिस्टेंस सोचो कितना ज्यादा है। तो अब इस बीच में ना हमारी लेटेंसी कुछ इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम की, मतलब मेरे एक एक साइड से डाटा दूसरे साइड में जाने में कितना समय लगे, मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट होता है ये, ठीक है। तो इसमें इस वाले इंटरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा, लेटेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, तो एक सर्वर दूर है एक सर्वर पास है, तो उसकी वजह से लेटेंसी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज हर सर्वर अलग अलग जगह डाटाबेस हो सकता है। मेरा कनाडा में हो, ठीक है, डाटाबेस हो सकता है मेरा कनाडा में हो, ठीक है। अब एशिया मतलब एक सर्वर से क्या पता कनाडा पास हो, मतलब अमेरिका वाले सर्वर से कनाडा पास हो, ठीक है, या एशिया वाले से दूर हो, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि हर चीज अलग, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हर चीज अलग अलग लोकेशन पर है। तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है कि मतलब ऑब्वियसली कि सेम इंफॉर्मेशन जो हम ट्रैक कर रहे हैं यूजर का, वो हर यूजर पे सॉरी हर सर्वर पे सही ढंग से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ठीक है चलो। और उसके बाद अगर पहुंच रहा है तो कहीं क्या लेटेंसी इंट्रोड्यूस नहीं तो नहीं हो जा रही, मतलब मतलब जो रिस्पॉन्स है वो डिले तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। ठीक है चलो, तो अब क्या होगा, JWT। तो JWT क्या होता है? JWT का अगर मैं हाई लेवल तुम्हें डेफिनेशन बताऊं, तो JWT इज अ स्टेटलेस मैकेनिज्म टू ट्रांसफर क्लेम्स बिटवीन टू पार्टीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि JWT जो है ना वो एक स्टेटलेस मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कोई भी पास्ट इंटरेक्शन स्टोर नहीं करके रखता, मतलब पिछली रिक्वेस्ट क्या थी ये स्टोर करके नहीं रखता, ठीक है। कोई भी स्टेट परसिस्ट करके नहीं रखता इस सर्वर साइड पे, ठीक है। ठीक है चलो, अगर ये ठीक है चलो, ये स्टेटलेस तरीके से काम करता है, हमें इतना पता चल गया। तो लेकिन ये करता क्या है? ये करता है ट्रांसफर क्लेम्स बिटवीन टू पार्टीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब क्लाइंट से, मतलब दो पार्टीज हैं, मतलब दो लोग हैं, ठीक है। एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट सर्वर जब है, तो एक क्लाइंट से कुछ कुछ भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लाइंट से क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचाना, और उसको बिना टेम्पर्ड हुए, ठीक है, बिना टेम्पर्ड हुए, और मतलब फोर्जरी समझते हो मतलब क्या बोलते हैं? मतलब उसको बीच में ना, मतलब जो मैं क्लाइंट से सर्वर तक डाटा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कोई बीच में कैच करके उसमें कुछ फेर बदल करके
वो फिर सर्वर को ना भेज दे। ठीक है, और सर्वर फिर समझे कि नहीं ये तो वही डाटा है जो क्लाइंट ने भेजा है। मतलब कुछ भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, और उसको वेरीफाई करता है ताकि ये चीज ढंग से सही ढंग से पहुंची है या नहीं, कि मतलब जो एग्जैक्ट डाटा यूजर भेजना चाहता था ये वही है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम JWT की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, तो JWT में ना बेसिकली तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, और इसको तुम थोड़ा सा समझ सकते हो सेल्फ कंटेन्ड टोकन्स, या छोड़ो अभी के लिए, यहाँ सुन लो। ठीक है, तो हाँ चलो हमें पता चल गया कि JWT है ना जो, तो वो स्टेटलेस होता है पहली बात, और थोड़ा सा ना कुछ एक 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 साइड से दूसरी साइड तक ना इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ना कोशिश करता है। इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कैसी कोशिश करता है कि मतलब जो डाटा यूजर ने भेजा है वो वही डाटा जा रहा है, मतलब यूजर को ऑथेंटिकेट करने की। ठीक है, हाँ चलो, हाँ ठीक है, चलो हम समझ गए ये होता है। अब इसके ना बेसिकली तीन हिस्से होते हैं। JWT के अंदर के तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हेडर। ठीक है, ठीक है, चलो हेडर में क्या 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 सेव होता है। हेडर में सेव होता है सबसे पहला कि उसका एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, मेटा डाटा मेटा डाटा सेव होता है क्या बोलते हैं हेडर में। अब मेटा डाटा क्या हो सकता है? मेटा डाटा ऐसा, मैंने तो पिछली बार भी बताया था कि मेटा डाटा ऐसा डाटा होता है जो तुम्हारे तो उतना काम का नहीं है, पर मशीन या मशीन कंप्यूटर के लिए या तुम्हारे बैकएंड मतलब कोड के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। वो उसी की मदद से आगे का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हाँ तो चलो मेटा डाटा सेव करने का मेटा डाटा सेव करता है हेडर के अंदर। ठीक है, चलो, और उसमें क्या कर सकता है एल्गोरिथम का टाइप। एल्गोरिथम जैसे है ना ALG लिखा है यहाँ पे, इसका ALG की फुल फॉर्म है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या क्या लिख रखा है? HS 256। ठीक है, HS 256 एक एल्गोरिथम का नाम है। ठीक है, चलो हाँ समझ गए। और यहाँ पे फिर तुम टाइप दे सकते हो कि मतलब कि मतलब जो हेडर है वो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे लिख रखा है JWT, मतलब जो अ, हमने अभी टोकन भेजना चाह रहे हैं वो किस टाइप का है, वो JWT की टाइप का है। ठीक है, हाँ चलो हम समझ गए कि पहला हिस्सा हेडर होता है। और उसके बाद आता है मेन हिस्सा पेलोड। पेलोड को तुम क्या समझोगे? पेलोड, पेलोड मतलब डाटा बेसिकली। ठीक है, तुम इसके नाम से ही समझो ना पेलोड की मतलब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ डाटा जो हम यहाँ से लोड करके, मतलब क्लाइंट साइड से लोड करके सर्वर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब एक साइड से लोड करके दूसरी साइड भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पेलोड, तो पेलोड को तुम डाटा भी समझ सकते हो। हाँ चलो ठीक है। अब इस पेलोड में क्या क्या होता है? इस पेलोड में ना काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहला सब, ये सब फील्ड जो है यहाँ पे, ये बेसिकली ना याद रखना हमेशा कि तुम सब फील्ड को हम यूज करते हैं तुम्हारे यूजर का आईडी स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम अपने सर्वर में मतलब अपने सिस्टम पे कोई भी यूजर सबसे पहले आया, वो यूजर सबसे पहले जब आया तो उसके बाद ईमेल पासवर्ड कुछ वो डालेगा, नाम अपना डालेगा, और जब वो डाल देगा तो तुम एक यूजर क्रिएट करोगे। और वो यूजर क्रिएट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो यूजर क्रिएट करने के लिए तुम्हें एक उसको स्पेशल यूजर आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी जिससे तुम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो वो जो यूनिक आईडी होती है ना, मतलब यूजर की आईडी होती है या फिर ऑथेंटिकेशन की, कुछ भी तुम आरएडीएक्स यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली यूजर आईडी जो है वो इस सब फील्ड में जाती है। ठीक है, हमेशा। समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक है इतना। और उसके बाद आता है ये नेम फील्ड। ये नेम फील्ड क्या होता है? ये नेम फील्ड ना बेसिकली जब कुछ भी तुम अब उस टोकन को नाम देना चाहते हो। ठीक है, उस टोकन के अंदर तुम कुछ भी इसको नाम देना चाहते हो, जैसे कि अगर मान लो तुम डिफाइन करना चाहते हो कि यार इसका रोल क्या है। हो सकता है कि ये नॉर्मल यूजर हो सकता है कि ये मॉडरेटर हो। मॉडरेटर मतलब कि मतलब जो थोड़ा बहुत मॉडरेटर समझते हो ना क्या बोलते हैं? जैसे यूट्यूब की चैट में होता है कि वो बेसिकली उसका काम क्या होता है, कमेंट्स देखता रहता है। ठीक है, और मतलब कुछ इन अप्रोप्रिएट कमेंट नहीं आ रहा शो अप हो रहा, और अगर आता है तो उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो मॉडरेटर बेसिकली
तुम यहाँ पे उसको मॉडरेटर मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है। उसका तुम यहाँ पे यूजर डिफाइन कर सकते हो, मतलब यूजर टाइप, मतलब वो एडमिन है, वो नॉर्मल यूजर है, वो या मॉडरेटर है, या उसको कुछ तुमने अलग रोल दे रखा है, समझ लो। तो ये नेम फील्ड में ना बेसिकली हम वही करते हैं। इसमें तुम उसका हो सकता है तुम अगर वो रोल बेस्ड एक्सेस नहीं दे रहे, इसका मतलब अलग अलग, मतलब एक एप्लीकेशन है उसमें अलग अलग यूजर को यूजर रोल डिफाइन नहीं कर रहे, तो उसमें तुम बेसिकली उस यूजर का नाम डिफाइन कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसमें एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है इस पेलोड में, एडमिन। तो एडमिन तुम्हारे नाम से तुमको इसका नाम से ही पता चल रहा है, जब तुम रोल बेस्ड एक्सेस बनाओगे ना अपने एप्लीकेशन में। इसका मतलब क्या है कि मतलब तुम एक एप्लीकेशन बनाओगे जिसको अलग अलग यूजर्स एक्सेस करेंगे। एक तो नॉर्मल यूजर हो गया, एक एडमिन हो गया, जैसे कि व्हाट्सएप पे होता है ना। व्हाट्सएप पे एक तो हम मान लो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल बनाते हैं, तो सबसे पहले जो क्रिएट करता है वो एडमिन बन जाता है अपने आप ही, कि एडमिन होता है। तो उसके बाद वो एडमिन डिफाइन कर सकता है, एडमिन के पास सारे सारे कंट्रोल रहते हैं उस चैनल या उस ग्रुप की। ठीक है, हाँ तो और नॉर्मल यूजर के पास सारे जनरली नहीं रहते। ठीक है, हाँ तो ये एडमिन तुम डिफाइन कर सकते हो कि ये जो टोकन है वो क्या एडमिन का टोकन है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद मेन चीज आती है वेरिफिकेशन। ठीक है, सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर क्या होता है बेसिकली, इसमें ना तुम एक ना सीक्रेट की डिफाइन करते हो। ठीक है, JWT में तुम ये सीक्रेट की डिफाइन करते हो जो तुम अपने सर्वर साइड पे स्टोर करके रखते हो सिक्योरली एनवायरमेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होता है, बेसिकली तुम ऐसा इंफॉर्मेशन जो छुपा कर रख रखा है बेसिकली तुमने। ठीक है, बात। हाँ तो ये सीक्रेट की होती है सिग्नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो पहले, सबसे पहले जो भी मेरे पास यूजर आएगा, कोई भी जेडब्ल्यू टी लेके आएगा, तो मैं उसको पता है क्या करूंगा, उसको ना मैच करूंगा। मैच नहीं, एक तरह से तुम मान सकते हो कि मैं उसको ना वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। वेरीफाई करने की कोशिश, ठीक है। वेरीफाई कैसे करूंगा मैं, वेरीफाई ऐसे करूंगा कि मेरे पास ना एक एक तरह की सीक्रेट की होगी। ठीक है, सीक्रेट की होगी। वो सीक्रेट की देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रहा है अपनी ऑफिशियल उसमें, अ स्ट्रिंग सीक्रेट एटलीस्ट 256 बिट्स लॉन्ग। ठीक है, अब तुम अगर इनके उससे जाओगे तो बेसिकली 256 कैरेक्टर बिट्स लॉन्ग तुम्हें एक सीक्रेट की बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसको छोड़ो अभी के लिए। तो हाँ, तो चलो मेरे पास एक ना सीक्रेट की है। अब इस सीक्रेट की मदद से ना मैं उस जो भी JWT उसने भेजी है यूजर ने, वो वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इससे भी पहले हम समझेंगे कि JWT बना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूजर आ रहा है अपना ईमेल पासवर्ड लेके। ठीक है, एक यूजर आ रहा है मेरे सर्वर पे। हाँ, ईमेल पासवर्ड लेकर ये आ रहा है मेरे सर्वर पे। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास ये ईमेल पासवर्ड मतलब क्या बोलते हैं, ईमेल पासवर्ड और नेम, हाँ, मतलब कोई भी यूजर आता है और ना वो बोलता है कि भाई मेरे को ना आपके एप्लीकेशन पे साइन अप करना है। ठीक है, वो तीन चीजें डालेगा बेसिकली, ईमेल पासवर्ड और अपना नाम। ठीक है चलो, अब वो जैसे ही ईमेल पासवर्ड और अपना नाम डालेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सर्वर पे पहुंच गया मैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे पहुंच गई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रिएट द यूजर। ठीक है, कहाँ कहाँ, इन द डाटाबेस। ठीक है, ठीक है चलो, मैंने अब डाटाबेस में अपना ये यूजर जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा
JWT क्रिएट, ठीक है, JWT क्रिएट करूंगा। अब JWT क्रिएट कैसे होता है? सबसे पहले JWT क्रिएट हुआ, या फिर रुको एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर लूंगा यूजर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यूजर क्रिएट करा, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले तुम उसको एक यूनिक की डिफाइन एक यूनिक की डिफाइन करके उसको आईडी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो मेरे को मैं ना इसके बाद ना एक यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। ये यूजर आईडी क्रिएट हो गई, ये यूजर साइन अप के बाद, ठीक है। अब जैसे ही ये यूजर आईडी क्रिएट हुई, अब मैं इसको एज अ ना पेलोड यूज करूंगा, ठीक है। इसको एज अ पेलोड यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है? ये वाली जो यूजर आईडी क्रिएट हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये यूजर आया अभी मेरे सर उस एप्लीकेशन पे, और अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, तो मैं जाके सबसे पहले सर्वर पे इसका एक यूजर बना दूंगा और इसको आईडी दे दूंगा, और वो आईडी फेच कर लूंगा मैं डाटाबेस से, ठीक है। वो डाटाबेस से जैसे मैं फेच करूंगा, तो फिर ये यूजर आईडी ना मैं जाकर अपने JWT पेलोड में असाइन करूंगा, ठीक है। JW पेलोड में मैं एज अ सब फील्ड इसको भेज दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है, फिर मैं इसको क्या करूंगा? साइन करूंगा, ठीक है। साइन से क्या होता है? साइन एक मेथड होता है जिससे हम JWT को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब एक JWT टोकन साइन करूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई देखो, इस वाली यूजर आईडी का मैंने एक ना सिग्नेचर दे दिया, मतलब मैंने इसको ना इस यूजर आईडी के साथ मैंने अपनी सीक्रेट की जोड़ दी, ठीक है। मैंने इस यूजर आईडी के साथ प्लस मेरी सीक्रेट की, ठीक है। एक JWT टोकन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करा मैंने? ये एक यूजर आईडी और सीक्रेट की को मिला दिया, और साइन फंक्शन की मदद से ये JWT टोकन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे अब फ्यूचर में जब भी मैं आऊंगा, जैसे कि मैंने बोला ना यहाँ पे, कि सबसे पहले यहाँ पे मान लो एक यूजर आया, और यूजर आके ना मेरे को JWT सबसे पहले भेजा सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए। तो रिक्वेस्ट जब वो करेगा, तो अपने आप को सबसे पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब हम पहली पहली बार आके रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट होता है, तो उस ऑथेंटिकेशन टोकन को हम हर बार अपनी रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं सर्वर पर। और वो सर्वर पे वो जो ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, वो किस तरह का टोकन होता है? वो JWT टोकन ही तो होता है, जिसको हम बियरर टोकन भी बोलते हैं, जिसको हम बियरर टोकन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो, हाँ ठीक है चलो। अब मैंने ये टोकन जो है सर्वर पे भेज दिया। अब सर्वर पे भेज दिया, वो मेरे को कैसे वेरीफाई करेगा? तो वो बेसिकली एक वेरीफाई फंक्शन होता है, इसका नाम वेरीफाई फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा? ये JWT टोकन और अपनी जो सीक्रेट की है वो दोनों पास करूंगा, ठीक है। अब हाँ ठीक है चलो, ये JWT टोकन और सीक्रेट की जब पास कर दी, उसके बाद ना ये मेरे को बता देगा अपने आप कि भाई जो आपने डाटा मतलब जो आपने टोकन असाइन करा था, इसका मतलब जो आपने टोकन असाइन करा था, क्या ये टोकन वही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या बोलते हैं कि कोई बंदा है, मतलब कोई हैकर है जो जिसने बीच में से कोई रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर ली है, उसको किसी तरह थोड़ा सा जे टोकन का हिस्सा मिल गया है, और वो ना सोच रहा है कि इसको थोड़ा सा फेर बदल करके या थोड़ी चीजें ऐड करके इसको एक वैलिड JWT टोकन मतलब साइज में बदल के मैं सर्वर पे भेजूं, और वो मेरे को उस स्पेसिफिक यूजर का एक्सेस दे दे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर जो JWT टोकन मैंने साइन करा है उसके अलावा मेरे को कुछ भी आता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी JWT टोकन आता है जो मैंने साइन नहीं कर रखा उस तो उसको मैं अपने आप ही रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें इसका आइडिया लग जाता है कि जो टोकन है वो एक सही यूजर ने भेजा है। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इतना समझ गए तो। इतना आइडिया लग गया ना कि JWT होता क्या है। JWT बेसिकली एक स्टेटलेस आर्किटेक्चर है, कोई भी दो पार्टी में ऑथेंटिकेशन करने का। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली हम कुछ भी इंफो यूजर की इंफॉर्मेशन लेकर उसको ना तो एक अपनी सीक्रेट की के साथ साइन कर देते हैं। ठीक है। और उस सीक्रेट की सॉरी वो सीक्रेट की के साथ साइन करके हम एक टोकन जनरेट करते हैं। वो टोकन हम क्लाइंट में भेजते हैं और फिर क्लाइंट फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन भेजता है। उसको हम फिर हर रिक्वेस्ट के साथ वेरीफाई करते हैं। ठीक है। हर रिक्वेस्ट के साथ वेरीफाई करते हैं और उससे फिर हम पता लगाते हैं कि ये जो यूजर आया है वो यूजर सही है या नहीं। ठीक है। एक मिनट बस। हाँ तो समझ गए। और इसके बेसिकली तीन हिस्से होते हैं। पहला हेडर है जिसमें तुम मेटा डाटा लाइक एल्गोरिथम या टाइप डिफाइन करते हो। फिर पेलोड हो गया जिसमें तुम उसकी बेसिकली आईडी, नाम, रोल और इज एट, हाँ आई एट, ये वाला है क्या, ये ये वाली फील्ड दिख रही है आई एट। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि इसका फुल फॉर्म होता है इशूड एट करके। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि किस समय तुमने ये JWT टोकन साइन करा। समझ में आ रहा है? किस समय तुमने ये JWT टोकन साइन करा, क्योंकि हो सकता है इसकी भी कुछ एक्सपायरी डेट हो, और ऑब्वियसली होती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कब साइन हुआ। ठीक है। वो उसके आगे यूज केसेस होते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है चलो। और तीसरा सिग्नेचर। सिग्नेचर बेसिकली तुम कुछ भी सीक्रेट की डिफाइन करते हो जिससे तुम बाद में ऑथेंटिकेट करते हो कि भाई जो मैंने ये जो भी मैंने ये इंफॉर्मेशन सॉरी जो भी मैंने टोकन साइन करा था ये उसी यूजर का है या नहीं। ठीक है। हाँ। तो अब इसके JWT के काफी सारे ना फायदे हैं, जैसे कि अगर तुम समझना चाहो तो सबसे पहले तो स्टेटलेस है ऑब्वियसली। स्टेटलेस डिजाइन सिंपल होता है हमेशा, क्योंकि तुम्हें इसमें कुछ भी चीज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी हट जाती है। ठीक है। वो हो गया। और दूसरा है स्केलेबल। स्केलेबल कैसे है, तुम ही सोचो भाई कि अब तुमको कहीं पर भी कोई भी डाटा परसिस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें कोई सेशन परसिस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है। तुम्हें भी कोई सेशन परसिस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अ, तुम्हें कोई डाटा सेव करने की अब रैम में जरूरत ही नहीं पड़ रही। समझ में आ रहा है? तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम मतलब इससे ऑब्वियसली चीजें स्केलेबल हो गई अपने आप। ठीक है। तुम चाहो तो 10 सर्वर पे अब 10 की जगह 100 सर्वर रख दो, तुम्हें कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पोर्टेबल है। पोर्टेबल पोर्टेबल देख लो कि तुम ही सोचो कि इतनी छोटी सी 256 बिट की स्ट्रिंग की मदद से तुम 256 बिट की स्ट्रिंग की मदद से तुम ये पूरा फ्लो कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है। और इसमें कुछ तुम्हें ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारा फालतू का स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा हो। ठीक है। हाँ चलो ठीक है इतना। तो लेकिन इसके साथ ना हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। और वो चैलेंजेस क्या है JWT के साथ? सबसे पहला है टोकन थेफ्ट। अब टोकन थेफ्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जे हम ना क्या करते हैं,
एक सीक्रेट की मदद से और यूजर की आईडी की मदद से एक टोकन जनरेट करके यूजर को भेज देते हैं उसके ब्राउजर में सेव करने के लिए, और एज अ ऑथराइजेशन टोकन। ठीक है चलो, लेकिन मान लो अब गलती से तुम्हारा ना ऑथराइजेशन टोकन क्लाइंट साइड में किसी हैकर ने ना किसी तरह चोरी कर लिया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, कॉपी कर लिया। तो अब वो तुम्हें इम्पर्सोनेट कर सकता है, समझ में आ रहा है? वो तुम्हें इम्पर्सोनेट कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि अब वो ना सर्वर पे जाएगा और कुछ भी रिक्वेस्ट भेजेगा, और साथ में ना वो तुम्हारा वाला ऑथराइजेशन टोकन भेजेगा। ठीक है, और सर्वर को पता है क्या लगेगा, सर्वर को तो लगेगा कि भाई यार ये तो ऋषभ है। जैसे कि मान लो मैंने ना कोई किसी ऐप में साइन इन करा, जैसे कि दिखाता हूँ, चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी है यहाँ पे। तो चैट जीपीटी है, तो अब मैं यहाँ पे ना चैट जीपीटी में इन्होंने भी कहीं ना कहीं ऑथराइजेशन टोकन का इस्तेमाल करा होगा, ठीक है, JWT बेस्ड आर्किटेक्चर के उससे, ठीक है। तो अब इसमें इसने कहाँ करा होगा, एक बार मेरे को देखने दो। मेरे हिसाब से ना इन्होंने क्या बोलते हैं, अपना थोड़ा सा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज करा है ओपन एआई वालों ने, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ना एक यहाँ पे एक ना और टोकन आता था, मतलब एप्लीकेशन के उसमें एक टोकन आता था। ठीक है, वो टोकन बेसिकली काफी बड़ा सा टोकन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ जैसे कि ऐसा कुछ ऐसा सा टोकन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा टोकन होता है, ठीक है। ये टोकन में फिर पता है क्या होता है, ये टोकन में बेसिकली मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो कुछ यूजर आईडी हो सकती है, कुछ भी फील्ड हो सकती है। अब क्योंकि तुम ही सोचो, ये ऑथराइजेशन टोकन तो सही है, क्योंकि भाई ये किसी हैकर ने मेरे ब्राउजर से चुराया है। अब वो उस बंदे ने जब ये चुरा लिया, वो इसको ले जाएगा और इसको ना एज अ ऑथराइजेशन टोकन हर रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा। समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रुको, हाँ इन्होंने चेंज करा है कुछ ना आर्किटेक्चर। जैसे कि यहाँ पे देखो, सेट कुकी, ये यहाँ पे कुछ कुछ तो मेरा यूजर इंटरेक्शन स्टोर करने के लिए, ठीक है, कुछ तो यूजर इंटरेक्शन स्टोर करने के लिए ना ये कुछ की जनरेट कर रहे हैं। इस की में बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन एन्क्रिप्ट करके रख रहे होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ भी इंफॉर्मेशन ही इनक्रिप्ट करके रख रहे होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक मिनट। हाँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर गई कि देखो यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी है कुछ, ठीक है, पाथ सिक्योर HTTP ओनली की, ठीक है। हाँ तो ये छोड़ो। तो हाँ ठीक है। तो JWT कैसे सॉरी क्या समझा रहा था, टोकन थेफ्ट समझा रहा था ना। हाँ तो बेसिकली कोई भी तुम्हारा टोकन चुरा के ऑथराइजेशन टोकन के साथ
और यू कुछ भी रिक्वेस्ट के साथ ओपन एआई को अगर मेरा भेजेगा रिक्वेस्ट, तो वो ओपन एआई को लगेगा कि भाई ये तो ऋषभ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो होगा हैकर। अब इसको ना मतलब कुछ भी जेडब्ल्यूटी के उससे कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम ना, अगर मान लो मेरा टोकन बाई चांस चेंज हो गया, ठीक है, अब मेरे को उसको रिवोक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम है रिवोकेशन की। रिवोकेशन क्या मतलब, जैसे कि मान लो मेरा ना किसी तरह ना अकाउंट या फिर मेरा ना टोकन जो है वो ना चोरी हो गया, ठीक है, कि चोरी हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको रिपोर्ट करूंगा ओपन एआई को कि किसी ने मेरा टोकन चुरा लिया है। मैं तो आप जो है मेरा, या तो क्या बोलते हैं, वो वाला टोकन क्या रिवोक कर दो, मतलब उसको डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब अब कोई भी बंदा फ्यूचर में अगर उस टोकन के साथ रिक्वेस्ट भेजे, तो आप उसको उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देना। ऐसा कोई इसमें तरीका नहीं है डिफॉल्ट, समझ रहे हो, जेडब्ल्यूटी में। तो इसके लिए ना हमें अलग से चीजें हैंडल करनी पड़ती है। तो अगर हम ये वाली प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो, अगर मान लो एक 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 बार को ना मैं चाहता हूँ कि ये जो टोकन है, मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम है रिवोकेशन की प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इसका पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है, पहले कि पॉसिबल तरीका पहला तो एक ये हो सकता है कि भाई तुम तब तक के लिए इंतजार कर लो जब तक वो टोकन अपने आप ही एक्सपायर नहीं हो जाता, ठीक है, पहला। कि तब जब तक वो टोकन अपने आप ही एक्सपायर नहीं हो जाता, तुम तब तक का वेट कर लो। चलो ठीक है, एक वो तरीका हो गया। लेकिन उस टाइम स्पैन के लिए तो भाई वो हैकर तो कुछ भी कर सकता है ना, समझ रहे हो। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई मैं ना अपने सर्वर की साइड से ही ना, ये जो मेरी सीक्रेट की है, जो मेरी सीक्रेट की है, ये सीक्रेट की ही चेंज कर दूं। क्योंकि भाई ऑब्वियसली सीक्रेट की चेंज हो गई, तो मेरे पास फिर पता है क्या होगा, सीक्रेट की चेंज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मेरे को जितने भी यूजर हैं सारे, उन सब का फ्यूचर रिक्वेस्ट मैं मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब कैसे अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सीक्रेट की चेंज कर दूंगा, तो नई सीक्रेट की से जब मैं उनको वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, तो बोलेगा कि वो बोलेगा अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। मतलब जो आप टोकन प्रोवाइड कर रहे हो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। वो उसका उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा, उसको उन सबको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं, एक तरह से इससे यूजर इंटरेक्ट वो खराब होता है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है फिर। तो इसका फिर कुछ ना तरीका नहीं है जेडब्ल्यूटी के उससे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेटलेस है, और स्टेटलेस है तो हम कुछ स्टेट परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बस ऑन द गो फंक्शंस की मदद से क्या बोलते हैं, एक टोकन को वेरीफाई कर रहे हैं हर रिक्वेस्ट के साथ, बस, ठीक है। तो अब हम इसके साथ अगर हमको ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमको ना इसके साथ हाइब्रिड अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। अब हाइब्रिड अप्रोच क्या होती है, हाइब्रिड अप्रोच बेसिकली हम स्टेटफुल प्लस स्टेटलेस, इसका मतलब क्या है, हम ये जे जे जेडब्ल्यू टी वाला जो भी हम कर रहे हैं, ये तो करते रहे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा स्टेटफुल आर्किटेक्चर भी ना इसमें इंट्रोड्यूस करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि मान लो मैं कोई भी यूजर आके मेरे को कुछ भी जेडब्ल्यू टी एक टोकन भेजता है, ठीक है। कोई भी यूजर आके अपना जेडब्ल्यू टी टोकन मेरे को भेजता है, ठीक है। तो अब मैं पता है क्या करूंगा, अब मैं एक ऐसी लिस्ट एक ऐसी लिस्ट बनाकर रखूंगा, अब कहीं भी हो सकता है वो या तो इन मेमोरी डीबी में हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था सर्वर पे रेडिस की मदद से, या फिर किसी डाटाबेस में हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा डाटाबेस बनाऊंगा जिसमें मैं ब्लैक लिस्ट कोई ब्लैक लिस्ट जेडब्ल्यू टी टोकन्स, ब्लैकलिस्ट जेडब्ल्यूटी टोकन्स को स्टोर करके रखूंगा, ठीक है। ठीक है चलो, अब जैसे ही मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ना, तो मैं सबसे पहले इस
लिस्ट में जाऊंगा और लिस्ट में जाकर चेक करूंगा कि भाई ये ऐसा ऐसा टोकन तो नहीं है जो हमने ब्लैक लिस्ट कर रखा हो। अगर मान लो वो टोकन ब्लैक लिस्टेड होगा और मिल जाएगा उस लिस्ट में, तो उसके बाद मैं उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दूंगा तभी के तभी। समझ में आ रहा है? मैं उसको आगे प्रोसेस नहीं करूंगा। समझ गए? इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा थोड़ा सा एक परसिस्टेंट स्टोरेज इंट्रोड्यूस हो गया। अब वो परसिस्टेंट स्टोरेज क्या हो सकता है? वो या तो रेडिस हो सकता है, इन मेमोरी डीबी, या फिर डाटाबेस हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमने इसमें क्या यूज करी, इसमें हमने स्टेट सॉरी हाइब्रिड अप्रोच यूज करी। इसका मतलब क्या है कि हमने रेवोकेशन और टोकन थेफ्ट वाले प्रॉब्लम को के चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करी स्टेटफुल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, चलो समझ गए अब हम यहाँ तक इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद एक चीज और, कुकीज। कुकीज मैंने बताया ही कि क्या बोलते हैं। कुकीज ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो ब्राउजर चाहता है कि क्लाइंट अपने सॉरी जो सर्वर चाहता है कि क्लाइंट अपने ब्राउजर में स्टोर करके रखे। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि मान लो मैंने कुछ फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करा। ठीक है, मैं कोई मोबाइल ऐप सर्च मार रहा हूँ या फिर अपना कोई नया लैपटॉप देख रहा हूँ। ठीक है, मैं लैपटॉप जैसे सर्च मारूंगा तो उस पे जाके मैं किसी को चेकआउट करूंगा। ठीक है, कुछ भी। तो मैंने उसको चेक करा जैसे ही, तो अब ना वो क्लाइंट क्या करेगा, मेरा वो इंटरेक्शन जो है वो स्टोर करेगा। अब वो स्टोर कैसे करेगा, वो स्टोर ऐसे करेगा कि वो एज अ कुकी उस इंटरेक्शन को किसी तरह से स्टोर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वो फिर कुकी क्या बोलते हैं, वो वो हर रिक्वेस्ट के साथ मेरी सर्वर तक जाएगी। समझ में आ रहा है? ताकि नेक्स्ट टाइम ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ चीज रिक्वेस्ट करूं तो मेरी पास्ट इंटरैक्शंस, मतलब पास्ट इंटरैक्शन जो भी मैंने करी अपने ऐप में, मतलब जैसे कि मान लो मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का, मान लो मैं लेनोवो का लैपटॉप सर्च मार रहा हूँ। ठीक है, तो लेनोवो मैंने ना 4-5 लेनोवो के लैपटॉप्स देख लिए जाकर। ठीक है। हाँ, तो कुकीज बेसिकली वही इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ भी सर्वर चाहता है कि तुम्हारी इंटरेक्शन जो है वो ऐप के साथ वो स्टोर करके रखे। ठीक है, चलो। अब एक कुकीज के लिए भी ना एक सिक्योरिटी फीचर होता है वैसे। वो फीचर क्या होता है, वो फीचर बेसिकली एक कोई भी एक सर्वर कोई भी एक सर्वर से बनाई गई हुई कुकीज कोई दूसरा सर्वर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक ब्राउजर की अपनी सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद बेसिकली क्या क्या बचा है। सारा फ्लो, स्टेटफुल, स्टेटलेस, एपीआई की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, OAuth 2.0, डेलीगेशन,